वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 61 है। प्रैक्टिस करेंगे हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। मॉर्निंग में हमने 30 प्रश्नों को कवर किया था, यह है 20। ठीक है, इस टेस्ट में 20 प्रश्न है तो 50 प्रश्न आज कवर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 61 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो पिछले 3-4 दिनों की करंट अफेयर्स ही है, न्यू करंट अफेयर्स है। हाल ही में किसे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो भारत में दूसरे सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, पहले राष्ट्रपति होते हैं। तो जगदीप धनखड़ ने बिना किसी बात के इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उन्हीं के लिए तो पद खाली हो गया था, उस पर चुनाव कराया गया। तो इस चुनाव में जो है सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। यह है सीपी राधाकृष्णन। किसको हराया इन्होंने? बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। बी है इसका आंसर। देखिए, सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। उन्होंने यह चुनाव पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीता। ठीक है, जो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आयोजित किया गया था। जो का मतलब यहाँ चुनाव से है। चुनाव में राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को कितने मिले? 300 वोट मिले। और कुल मतदान कितना हुआ? 98.2% हुआ। ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में ऐसा लिखा है। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 2025 को किसे भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? यानी हाल ही में, अभी 3 दिन पहली बात है। भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, पहला पूछ ले तो पहला कौन सा है भारत का पूर्ण साक्षर राज्य? मिजोरम है। देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। 1 टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। तो 8 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश को भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 99.30 तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय मानक 95% से अधिक है, जिसे शिक्षा मंत्रालय पूर्ण साक्षरता यानी 100% के समक्ष मानता है। चलिए, एक प्रश्न तो वो हो गया। एक प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य इसी साल घोषित किया गया, वो है मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, 20 मई 2025 को मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लाल दुहोमा ने राज्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया और मिजोरम की साक्षरता दर 98.2% तक पहुंच गई है। और ऊपर देखा होगा आपने एक्सप्लेनेशन में 95% तक पूर्ण साक्षर जो है घोषित कर दिया जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर कितनी थी? 91.33% थी। अच्छा, पहला हो गया मिजोरम। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य पूछ ले तो दूसरा गुजरात है, और तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य पूछ ले तो त्रिपुरा, और हाल ही में किसे घोषित किया गया चौथा? हिमाचल प्रदेश को। अब केंद्र शासित प्रदेश पर भी बात कर लेते हैं। जून 2024 में किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो पिछले साल पहला भारत का पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश, पूर्ण रूप से साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को घोषित किया गया था। सी है इसका आंसर। देखिए, जून 2024 में लद्दाख को भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये करंट अफेयर्स की। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल एग्जाम्स में अगर अच्छे प्रश्न एग्जामिनर रखते हैं तो इन प्रश्नों को जरूर रखेंगे। सितंबर 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? देखिए, मॉर्निंग में जो करंट अफेयर्स का टेस्ट था उसमें अप्रैल 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, तो उसके हिसाब से तो आंसर 43 सही है। ठीक है, लेकिन सितंबर तक इसने पूछ लिया, सितंबर 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, तो इसका उत्तर 44 हो जाएगा। यानी अंतिम जो संख्या है अभी तक 11 सितंबर 2025 तक 44 ही है, और 44 ही आपको याद रखनी है।
ठीक है। और एक और करेक्शन उसमें करेंगे, उसमें जो है 2 सांस्कृतिक स्थल बताए हैं, 2 मिश्रित स्थल बताए हैं, तो 2 नहीं है, एक ही मिश्रित स्थल है। सितंबर 2025 तक भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें 36 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित श्रेणी का स्थल है जो है सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, यही याद रखना है आपको। ठीक है, 36, 7, 43 और एक मिश्रित में 44। वर्तमान में कितने? 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, अंग्रेजी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जुलाई 2025 में शामिल भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले तो 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और 43वां पूछ ले तो असम के चराई देव के मोइदम, यह है 43वां। 42वां पूछ ले तो होयसल का पवित्र मंदिर समूह। और 41वां पूछ ले तो पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में स्थित शांति निकेतन। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है 44वां मराठा सैन्य परिदृश्य, सी है इसका आंसर। देखिए, भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य है। ठीक है, क्या है मराठा सैन्य परिदृश्य? भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल 12 प्रमुख किले शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में स्थित है। ये किले 17वीं सदी के अंत से 19वीं सदी की शुरुआत के बीच बनाए गए या विस्तारित किए गए थे। ठीक है, जो ऑप्शंस में थे, असम के चराई देव के मोइदम 43वां विश्व धरोहर स्थल है, होयसल का पवित्र मंदिर समूह 42वां विश्व धरोहर स्थल है, और पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित शांति निकेतन 41वां विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? भारत ने किया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन। ठीक है, और इसमें भारत ने अपनी महत्वाकांक्षाएं उजागर की हैं। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष लक्ष्यों, विकसित हो रही अंतरिक्ष रणनीति और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में उसकी भूमिका को रेखांकित किया गया है। इसकी थीम भी याद रखिएगा। इसकी थीम क्या ही रही? वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, नवाचार, नीति और विकास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन भारत ने किया। थीम है वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, नवाचार, नीति और विकास। आठवां प्रश्न क्या है? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें भारत कब तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करेगा और कब तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजेगा? ठीक है, कब तक करना चाह रहा है भारत ऐसा? 2030 और 2035, 2035 2040, 2040 2045, 2027 2030। देखिए, 27 तो आने ही वाली है, 2 साल, तो ये तो समय सीमा बहुत कम है। ठीक है, 30 में भी ज़्यादा समय नहीं है, तो 30-35 को भी हटा दीजिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 में अपनी ये महत्वाकांक्षा जताई है कि एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करेगा भारत 2035 तक, और एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजेगा 2040 तक। तो बी है इसका आंसर। ठीक है, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे अमेरिका के, वैसे एक भारतीय जाएगा 2040 तक चंद्रमा की सतह पर। और जैसे ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके बाद चीन का भी अपना एक स्पेस स्टेशन है, वैसे ही भारत का भी एक स्पेस स्टेशन होगा अंतरिक्ष में 2035 तक। तो भारत की प्रमुख अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं क्या हैं? वर्ष 2035 तक भारत का एक स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा और 2040 तक एक भारतीय को या एक अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। और भविष्य के अन्वेषण अभियानों में मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और क्षुद्र ग्रहों पर मिशन शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा उल्लास कार्यक्रम किससे संबंधित है? कृषि से, शिक्षा से, जनजातीय छात्रवृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। इनमें से तो है एक से। उल्लास कार्यक्रम जो है वो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। साक्षरता है वो शिक्षा है, डिजिटली साक्षरता है, वित्तीय साक्षरता है। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2022 से 2027 तक लागू किया जा रहा है। ठीक है, समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ, उल्लास। और इसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी कहा जाता है, जिसका लक्ष्य क्या है? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षर वयस्क हैं जिसका लक्ष्य। ठीक है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति या जो बच्चे अनपढ़ हैं, या जो मनुष्य, या जो आदमी, जो व्यक्ति अनपढ़ हैं, उनको साक्षर करना है। इसका उद्देश्य उन्हें साक्षरता, डिजिटल साक्षरता तथा वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करना है। तो 22 से 27 तक चल रहा है ये उल्लास कार्यक्रम। चूँकि सभी के लिए है तो वो सी वाला जो ऑप्शन था जनजातीय छात्रवृत्ति वो कट जाएगा। 10वां प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया है। आपको बताना है कि ये जो पक्षी है भारत में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। तो राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटक है। उत्तराखंड को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 3 है उसको एलिमिनेट करिए। तो जहाँ जहाँ 3 है उसको एलिमिनेट कर देंगे। उपरोक्त सभी में भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है भारत के गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में देखा जा सकता है और उड़ता है पक्षी। तो क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और उसके क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के प्रयासों के बीच संतुलन हेतु 7 सदस्यीय समिति का गठित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, अब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसके बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे कि इसकी लंबाई होती है लगभग 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, और इसका वजन होता है 15 से 18 किलोग्राम, और ये राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है। ठीक है, घास के मैदानों की प्रमुख प्रजाति है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम है इसका ओडियोटिस नाइग्रिसेप्स। और IUCN में इसकी संरक्षण स्थिति, IUCN की रेड लिस्ट में ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ये। और क्या क्या प्रमुख खतरे से क्या क्या है? बिजली लाइनों से टकराव के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, आवासीय क्षति हो रही है इसकी, और शिकार की वजह से मारा जा रहा है ये। तभी तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। और भारत में ये देखा जाएगा, मिलेगा आपको राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। और राजस्थान का तो ये राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इतनी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। UPSC का फेवरेट है, पिछले 10 वर्षों में 2 से 3 बार प्रश्न किया है। 11वां प्रश्न है जापाद। ठीक है, इंग्लिश में जपैड अभ्यास 2025 10 से 16 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये रूस का अभ्यास है, रूस में आयोजित किया जा रहा है, और भी बहुत सारे देश इसमें शामिल है, भारत भी इसमें शामिल है। तो ए है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी जो है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जपैड या जपाद 2025 में भाग लेने के लिए रूस रवाना हुई है। यह अभ्यास 10 से 16 सितंबर 2025 तक निजनी रूस में आयोजित किया जाएगा, यानी निजनी के मुलिनो प्रशिक्षण मैदान रूस में आयोजित किया जाएगा। जपैड अभ्यास का परिचय और देखें तो सोवियत काल में शुरू हुई जपैड अभ्यास श्रृंखला रूस द्वारा वर्ष 2009 से आयोजित की जा रही है। याद रखिएगा इतना। अगला प्रश्न क्या है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे यह देश या जिससे वो देश भारत के नए निवेश संधि मॉडल को अपनाने वाला पहला OECD देश बन गया है? चीन, इजराइल, रूस या सऊदी अरब?
इसका उत्तर है इजराइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत और इजराइल ने एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे इजराइल भारत के नए निवेश संधि मॉडल को अपनाने वाला पहला ओईसीडी देश बन गया है। भारत और इजराइल के बीच 1996 में हस्ताक्षरित पुराने द्विपक्षीय निवेश समझौते का स्थान लेता है, जिसे वर्ष, ठीक है, यह है, मतलब ये जो समझौता हुआ है यह भारत और इजराइल के बीच 1996 में हस्ताक्षरित पुराने द्विपक्षीय निवेश समझौते का स्थान लेता है, जिसे वर्ष 2017 में समाप्त कर दिया गया था। अब ये नया हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, 13वां प्रश्न है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 किसने जीता? पुरुष हॉकी एशिया कप ये भारत में आयोजित हुआ, भारत के बिहार में, राजगीर में, और ये जीता है भारत ने, और हराया किसको है? दक्षिण कोरिया को। देखिए, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025, भारत ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का 12वां संस्करण था ये, दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर जीता। 12वां संस्करण था ये पुरुष हॉकी एशिया कप का। और हॉकी एशिया कप में भारत कुल कितनी बार जीता है? चौथी बार जीता है। ठीक है, आयोजन कब, कहाँ हुआ था इसका, कब हुआ था? 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक हुआ था। आयोजन स्थल है बिहार का राजगीर। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 14 पर आ जाइए, किस देश ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? यह है स्वदेशी क्रूज मिसाइल P5 फ्लेमिंगो हैवी क्रूज मिसाइल है ये, यानी लंबी दूरी की मारक क्षमता इसकी 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता है, और ये यूक्रेन की है। यूक्रेन ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सी है इसका आंसर। देखिए, यूक्रेन ने जो है पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया। PF5 फ्लेमिंगो एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। इसे यूक्रेन की फायर पॉइंट रक्षा कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इसमें एक टर्बोफैन इंजन लगा है। इसकी गति है 900 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके पंखों का फैलाव लगभग 6 मीटर है। तो एक दमदार मिसाइल है ये, यूक्रेन की स्वदेश निर्मित PF5 फ्लेमिंगो। यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? कुछ नहीं लिखा है कि महिला एकल बताइए, पुरुष एकल बताइए, मिश्रित युगल बताइए, क्या बताइए? सीधा सीधा पूछ लिया, पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? हाल ही में 2 दिन पहले की न्यूज़ है। ठीक है, ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम है, यानी चौथा ग्रैंड स्लैम है जो यूएस में होता है, न्यूयॉर्क में होता है। ठीक है, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है, दूसरा जो है वो फ्रेंच ओपन है, तीसरा बिम्बल्डन होता है, चौथा जो है यूएस होता है। तो यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। यही हैं स्पेन के कार्लोस अल्कराज, और इन्होंने हराया है जेनिक सिनर को। तो ये हैं विजेता और ये हैं उपविजेता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराकर दूसरी बार जीता है यूएस ओपन का खिताब। ये यूएस ओपन का 145वां संस्करण था। विजेता का नाम है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं ये। उपविजेता हैं जेनिक सिनर। आयोजन तिथि 18 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक। आयोजन स्थल न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसी से रिलेट करता है एक और प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, महिला एकल वर्ग में यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो वो तो पुरुष एकल हो गया। देखिए, इसमें 3 कैटेगरियाँ चलती हैं, पुरुष एकल, ठीक है, और उसमें पुरुष युगल होगा, और फिर मिश्रित युगल होगा। फिर महिलाओं में चलती है महिला एकल, महिला युगल और मिश्रित युगल। तो मेनली ये जो पहली कैटेगरी है ना, पुरुष एकल, महिला एकल, इसी से ही प्रश्न बनते हैं अधिकतर। ठीक है, ये जो दूसरी कैटेगरियां हैं, मिश्रित युगल, ठीक है, युगल और मिश्रित युगल, युगल और मिश्रित युगल, ये इंपॉर्टेंट तब हो जाते हैं जब कोई भारतीय टेनिस खिलाड़ी इनके साथ जीत जाता है तो। ठीक है, इस एकल कैटेगरी में तो बहुत मुश्किल है भारतीय खिलाड़ी का जीतना। ठीक है, मतलब इतिहास है ही नहीं कि जीते कोई। लेकिन यहाँ जो ये जो मिश्रित युगल और पुरुष युगल या महिला युगल में यहाँ कोई खिलाड़ी आ जाता है तो तब प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो है आर्याना सवालेंका। ठीक है, आर्याना सवालेंका है ये, इन्होंने जीता है महिला एकल
का खिताब यूएस ओपन में और हराया है किसको? अमांडा अनीमिसोबा को। तो यह है विजेता, यह उपविजेता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूएस ओपन 2025 महिला एकल चैंपियन, विजेता का नाम है आर्याना सवालेंका, बेलारूस की हैं ये। इन्होंने किसको हराया है? अमांडा अनीमिसोबा को, अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका में ही हुआ है और अमेरिकन महिला को हरा दिया बेलारूस की आर्याना सवालेंका ने। अब आ जाइए 17वां प्रश्न, इसी से रिलेट करता हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पहले कौन सा खेला जाता है? देखिए, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम है। सबसे पहला इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, उसके बाद इसमें दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा इसमें विंबलडन होता है, चौथा इसमें यूएस ओपन होता है। तो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला, फ्रेंच ओपन दूसरा, विंबलडन तीसरा और यूएस ओपन चौथा है। ये वर्ष के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस इवेंट माने जाते हैं, हर साल खेले जाते हैं। एक तरह से टेनिस का वर्ल्ड कप है ये, जो हर साल आता है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम की जानकारी थोड़ा और इसमें डीप जाते हैं, क्योंकि उससे भी प्रश्न बनते हैं। देखिए, सबको एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी जल्दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, जो जनवरी में खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जाता है। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनता है। इन चारों में 2 जो हैं वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, उसके बाद सबसे अंत वाला यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और ये जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, और जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, यानी घास के मैदान पर खेला जाता है, जैसे कि क्रिकेट घास के मैदान पर खेला जाता है। ठीक है, क्ले के ऊपर घास जमी होती है, लेकिन फ्रेंच ओपन में जो है घास नहीं होती, मिट्टी मिट्टी होती है। तो फ्रेंच ओपन जो हो गया, इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। यह मई के अंत और जून की शुरुआत में फ्रांस के पेरिस में खेला जाता है। ठीक है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। विंबलडन पर आ जाइए। विंबलडन यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, सबसे पहले शुरुआत इसी की हुई थी। जून जुलाई में खेला जाता है ये, और यूनाइटेड किंगडम लंदन में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास के मैदान में खेला जाता है। अंतिम जो है वो यूएस ओपन है। यह ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की कड़ी का अंतिम आयोजन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में खेला जाता है, अगस्त के अंत में और सितंबर की शुरुआत में खेला जाता है, और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ये। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पर या घास के मैदान में खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। एक बार देखते हैं इनको इमेज में। देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, फिर विंबलडन, और उसके बाद है चौथा यूएस। तो जो ऑस्ट्रेलियन है और जो लास्ट वाला यूएस है वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है, ये हार्ड कोर्ट है, और ये है विंबलडन। विंबलडन जो है वो घास के मैदान में खेला जाता है। ठीक है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। देखिए, मैदान के ऊपर घास जम रही है, और ये जूतों से जो है वो हट भी गई है, यहाँ से भी हट गई, तो ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और जो फ्रेंच ओपन है, ठीक है, वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी मिट्टी के मैदान में खेला जाता है। तो मिट्टी है, इसके ऊपर कोई घास नहीं है, ना ये हार्ड है। ठीक है, छितरा भी रही है जूतों से, तो इस चीज़ को याद रखना। ये प्रश्न जो है मेनली एसएससी, बैंक, रेलवे, ये उसमें ज़्यादा कर लेता है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम जो है 6-7 दिन तक चलता है, तो क्वेश्चन कम पड़ जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न उसमें पूछने लगता है। चलिए 18वां प्रश्न पर आ जाइए। 18वां प्रश्न है, अगस्त 2025 तक भारत में कितनी आर्द्रभूमियां या रामसर साइट हैं? 89, 90, 91, 92। अगस्त 2025 तक भारत में जो आर्द्रभूमियां हैं, रामसर साइट है, वो 91 हैं। ठीक है, 91 है, याद रखना। और आर्द्रभूमि स्थल कितने हैं अगस्त या सितंबर 2025 तक? 44 हैं। देखिए, अगस्त 2025 तक भारत में 91 रामसर साइट हैं। ये वे आर्द्रभूमियां हैं या वेटलैंड साइट हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है, और इन्हें विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है। रामसर साइट वे वेटलैंड या आर्द्रभूमियां हैं जिन्हें वर्ष 1971 में, इसको याद रखना, ईरान के रामसर शहर में हुए रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया था। इस पर प्रश्न बनता है।
19वां प्रश्न क्या है, जून 2025 में किन 2 आर्द्रभूमियों को भारत की रामसर साइट में शामिल किया गया, जिससे भारत में आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 89 से 91 हो गई। ठीक है, मई तक 89 थी, 2 और शामिल हो गई जून में, तो 91 हो गई। वर्तमान में सितंबर है, 10-11 सितंबर हो गया है, तो 91 ही हैं। तो कौन सी हैं वो जो 2 जो सबसे बाद में शामिल की गई? वो थी राजस्थान की खींचन और मेनार आर्द्रभूमियाँ। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश का तवा जलाशय, बिहार की नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु का नजराना पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य इससे पहली है। ठीक है, कोई 89 भी है, कोई 88 भी है, कोई 87 भी है, कोई 86 भी है, कोई 85 भी है। जून 2025 में शामिल भारत की नवीनतम रामसर साइटें राजस्थान की खींचन और मेनार आर्द्रभूमियां हैं, जिससे भारत में इनकी कुल संख्या 91 हो गई है। वर्तमान में भी 91 है। खींचन आर्द्रभूमि जो है हजारों प्रवासी डोमेसेले क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, क्रेन यानी सारस के लिए। जबकि मेनार जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है, मेनार आर्द्रभूमि। उदयपुर राजस्थान का उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए यहाँ पर टेस्ट में तो 20 क्वेश्चन होते हैं, 30 प्रश्न होते हैं, लेकिन फुल टेस्ट में जो है एक टेस्ट में 100 प्रश्न होते हैं या 150 प्रश्न होते हैं। अच्छा, एक तालिका ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, 85 से जो है 91 तक इसमें जो है ऐड किया गया है। तो यह है क्रम, और यह है भारत में आर्द्रभूमि स्थल किस राज्य के अनुशासित प्रदेश में है वो। तो 85वीं नागी पक्षी अभयारण्य बिहार का, और 86 नकटी पक्षी अभयारण्य ये भी बिहार। ठीक है, 87-88 तमिलनाडु की हैं, दोनों की दोनों। नजराना पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, और 89वां तवा जलाशय है मध्य प्रदेश का, और 90-91 जो बाद में जोड़ी गई जून में। ठीक है, खींचन आर्द्रभूमि राजस्थान की, और मेनार आर्द्रभूमि उदयपुर राजस्थान। 20 हो गए। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो न्यूज़ में है। ठीक है, ये चीज़ अगर सफल हो जाती है तो मानव के लिए जो है बड़ी उपलब्धि साबित होगी। प्रश्न क्या है, किस देश ने एंटेरोमिक्स नामक कैंसर का टीका या वैक्सीन विकसित किया है? क्लिनिकल ट्रायल में सफल हो गई है ये। ठीक है, WHO की मंजूरी मिलनी बाकी है, वितरण स्टार्ट हो जाएगा फिर। एंटेरोमिक्स नामक कैंसर का टीका विकसित किया रूस ने। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, रूस ने सफल प्री क्लिनिकल परीक्षणों के बाद उच्च प्रभावकारिता और सुरक्षा दर्शाने वाले कैंसर के टीके एंटेरोमिक्स का अनावरण किया। यह विशेष रूप से कोलोरेक्टल कैंसर के लिए है। ठीक है, कोलोरेक्टल, कोलो यानी कोलन यानी बड़ी आंत, और रेक्टल यानी जो रेक्टम होता है यानी मलाशय, उसका कैंसर। ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत यानी कोलन या मलाशय यानी रेक्टम में शुरू होता है, जो पॉलिप्स नामक असामान्य कोशिकाओं के बढ़ने से होता है। इसके लक्षणों में मल त्याग की आदतों में बदलाव, मल में रक्त यानी ब्लड आना, पेट दर्द और थकान शामिल है। ठीक है, एक कोलोरेक्टल कैंसर के लिए हो गया, और दूसरा है ये ग्लियोब्लास्टोमा के लिए। इसके अलावा यह है ग्लियोब्लास्टोमा के लिए है। ग्लियोब्लास्टोमा एक मस्तिष्क कैंसर है। ठीक है, उसके लिए है। तथा त्वचा कैंसर के लिए एक और संस्करण जो है विकास के चरण में है इसका। देखिए, एंटेरोमिक्स जो है क्लिनिकल ट्रायल में सफल रही, और अब यह क्लिनिकल यूज़ के लिए तैयार है। यह mRNA तकनीक से बनी पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है। पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है जो कई घातक कैंसर से बचा सकती है। आगे और देखें थोड़ा, तो कोविड-19 टीकों की तरह ही mRNA तकनीक का उपयोग करके विकसित एंटेरोमिक्स को प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है, जो कीमोथेरेपी। ठीक है, ये जो है कीमोथेरेपी जैसे पारंपरिक उपचारों का एक सुरक्षित और अधिक बुद्धिमान विकल्प है।
अभी वर्तमान में तो होती है, चल ही रही है कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए, ठीक है। तो इससे अधिक सुरक्षित और अधिक बुद्धिमान विकल्प हो सकता है ये एंटेरोमिक्स। क्लिनिकल ट्रायल में सफल हो गया है, WHO की अगर मान्यता मिल जाती है तो इसको, ठीक है, बढ़िया हो जाएगा। तो 20 प्रश्न ये इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, ठीक है। 199 का एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इसने रखा ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। प्रैक्टिस करते रहिएगा, धन्यवाद। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है हर उस एग्ज़ाम के लिए जिसमें करंट अफेयर्स आता है और आता ही है सभी में।